हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हम लोग रिवाइज कर रहे थे। आज हम इसका पार्ट 6 करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे जो दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो कौन कौन से हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, आपने बैलेंस शीट बनाई होगी। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, एक साइड एसेट शो करते हैं और दूसरी साइड लाइबिलिटीज़ और कैपिटल शो करते हैं। तो आपने देखा होगा, आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बैलेंस शीट बना लो, ये दोनों जो साइड्स हैं ये हमेशा इक्वल होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाओगे, आप कभी भी बना सकते हो। मतलब इन जनरल हम एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बैलेंस शीट बनाते हो तो इसकी दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। अब एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट एट अ पर्टिकुलर डेट बनती है, ना कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट एक पीरियड का होता है, लेकिन बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। तो अब किसी भी पर्टिकुलर डेट पे आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि देखो, जो भी आपकी एसेट्स हैं वो या तो आपने खुद के फंड से परचेज की होगी, खुद के यानी ओनर के फंड से परचेज की होगी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, या फिर आपने बाहर वाले लोगों से जो पैसा लिया है उससे परचेज की होगी, तो उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, तो यानी ये जो इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है और इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम देते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब ये किस वजह से होता है? देखो, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी ट्रू होती है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। तो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है अकाउंट, यानी हर जो ट्रांजैक्शन है उसमें इक्वल अमाउंट डेबिट और क्रेडिट होगी, इसलिए ये वाली इक्वेशन जो है ये ट्रू होल्ड करती है। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो उसके बाद ट्रू होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपने एसेट परचेज की 1,00,000 रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एसेट के अंदर देखो, मान लो आपने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर 1,00,000 रुपये बढ़ गया और कैश आपके पास से चला गया 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, फर्नीचर बढ़ा और यहाँ पे कम हो गया, कैश कम हो गया, यानी एक एसेट बढ़ी दूसरी कम हो गई उतने ही अमाउंट से, तो इक्वेशन वापस सेम की सेम। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है, मान लो आप उधार में परचेज करते हो। जस्ट सपोज आपने मशीनरी परचेज की 1,00,000 रुपए की और उधार में की, तो उस केस में क्या होगा, आपकी मशीनरी बढ़ गई, यानी 1,00,000 रुपए की एसेट बढ़ गई, वहीं आपकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई 1,00,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि आपने उधार में परचेज किया है, तो उधार में परचेज किया यानी वो आपकी लाइबिलिटी बन गई, आपको वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो इसलिए क्या है, ये इक्वेशन चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, परचेज की, सेल की, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, आप सारी ट्रांजैक्शन लेके देख सकते हो, ये इक्वेशन हमेशा आपकी ट्रू रहेगी। ठीक है, और ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आपको करना है दैट इज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखो, हमने ये कहा कि हम अकाउंट्स को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो कोई ना कोई रूल होगा ना कि कब कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कब कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, राइट? तो हर अकाउंट की दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, आपको पता है। तो कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से को क्रेडिट करना है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इसके बेसिकली दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच है अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच, दूसरी अप्रोच है इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। आज के लेक्चर में हम अमेरिकन अप्रोच को करेंगे। इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो इंग्लिश अप्रोच है यानी ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि दो तरह की अप्रोचेस हैं, अमेरिकन अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच के अंदर हम 5 तरह के अकाउंट्स मानेंगे और इंग्लिश अप्रोच के अंदर हम 3 तरह के अकाउंट्स मानेंगे। कैसे मानेंगे वो हम देखते हैं अभी। तो अमेरिकन अप्रोच देखो, ये कहती है कि जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनको आप 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम, और लॉसेस और एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, जो भी आप सोच सकते हो, जैसे आप सोचो कैश अकाउंट सोचा आपने,
तो कैश मान लो क्या है, एसेट है, तो ये एसेट अकाउंट में आ जाएगा, राइट। इसी तरह से मान लो फर्नीचर सोचते हो, प्लांट एंड मशीनरी सोचते हो, ये सारे क्या आ जाएंगे, एसेट अकाउंट में आ जाएंगे। लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा, जैसे आपके क्रेडिटर्स है या आपने बैंक लोन लिया हुआ है, तो ये सारे आपके क्या है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट में आ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, जैसे शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगाया है, ठीक है, कोई रिजर्व आपका पड़ा है, तो वो सारे क्या आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएंगे। देन रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, जो भी आपको मिल रहा है, और लॉसेज और एक्सपेंसेस अमाउंट यानी जो भी आप पे कर रहे हो, जैसे सैलरी है, ठीक है, या आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, ये सारी चीज़ें, ओके। अब इस तरह से आप जितने भी अकाउंट्स हैं उनको इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो। फिर ये कैसे पता चलेगा कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें यही देखना है ना कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है। तो इसके लिए रूल क्या है, देखो, जो एसेट अकाउंट है आपका और जो लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट है, इनके बैलेंस होते हैं डेबिट, ठीक है। एसेट अकाउंट का और लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट का बैलेंस होगा डेबिट, बाकियों का बैलेंस होगा क्रेडिट, इन तीनों का, लाइबिलिटीज़ का, कैपिटल का और रेवेन्यू का। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके एसेट को बढ़ाती हो उसको आप डेबिट करोगे, वो डेबिट साइड में जाएगी एसेट अकाउंट के। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी एसेट कम होती हो तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी, एसेट को आप क्रेडिट कर दोगे। जैसे मान लो आप कैश का ही एग्जाम्पल लो, आपने ये कैश अकाउंट मैंने बना दिया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ हम डेबिट लिखते हैं और यहाँ हम क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। अब मान लो आपने कैश किसी को पे किया है, तो आप एंट्री क्या करोगे, मान लो आपका कोई पर्सन था जिससे आपने उधार में सामान खरीदा था, आपका क्रेडिटर था राम को आपने पैसा दिया है, तो एंट्री क्या होगी, राम का अकाउंट आप डेबिट करोगे और टू कैश करोगे, ठीक है। अब देखो कैश है, ये यहाँ पे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट को हमने यहाँ क्या किया, क्रेडिट किया है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बाय राम, ठीक है, समझे इस चीज़ को। अब कैश क्या था, आपकी एसेट थी, एसेट कम हुई है तो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड होगी। मान लो आपको कैश मिलता है कहीं से, जैसे जस्ट सपोज कोई पर्सन ने आपसे पहले उधार में सामान मतलब लिया था, अब उसने आपको पैसे वापस कर दिए, तो मान लो एंट्री होएगी टू श्याम अकाउंट, ठीक है, समझे इस चीज़ को। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि कैश अकाउंट आप बना रहे हो तो यहाँ पे आपको ये देखना है, अगर कोई भी आइटम की वजह से कैश बढ़ रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा, और अगर आपका कैश कम हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि कैश आपकी क्या है, एसेट अकाउंट के अंदर आता है। अब इसी तरह से लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट है आपके, मान लो कोई चीज़ का खर्चा आपका बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है, सैलरी आपका खर्चा है, तो वो सारे क्या होंगे, डेबिट में आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपने सैलरी बनाई, सैलरी अकाउंट बनाते हो आप, सैलरी अकाउंट में अब मान लो आप सैलरी पे करते हो, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी टू कैश, ठीक है, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। इसी तरह से डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन टू कैश, ठीक है, सॉरी डेप्रिसिएशन टू एसेट, एसेट कम हो जाएगी उसमें, बट डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है, तो खर्चा अगर बढ़ता है तो उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे, फाइन। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि एसेट और लॉसेज और एक्सपेंसेस का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। इसका मतलब अगर आपकी एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, इसके अपोजिट अगर आपके एसेट और एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो उसको आप क्रेडिट करोगे, क्रेडिट साइड में एंट्री करोगे, ठीक है। अब बात आती है बाकी की, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। इसमें उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ की वजह से आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो उसको आप क्रेडिट करोगे, वरना आप उसको डेबिट करोगे। जैसे मान लो आपने लोन लिया, अब लोन लोगे, अगर बैंक से लोन लिया तो लोन आपकी क्या है, एक लाइबिलिटी है, तो लोन लेने से लोन बढ़ता है, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगा, लोन के मतलब क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी। आपके पास एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास कैश आया, या बैंक मान लो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, इस तरह से एंट्री होगी, ठीक है, टू बैंक मतलब जहाँ से भी आपने लोन लिया या डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि लाइबिलिटीज़ अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, अगर ये बढ़ते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होगी, ओके। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। एक बार मैं इरेज करके आपको फिर समझा देती हूँ। देखो, अमेरिकन अप्रोच आपको ये कहती है कि जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो सारे आप 5 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हो। कौन कौन से 5 पार्ट हैं, एसेट अकाउंट,
लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ओनर्स इक्विटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को ही हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी करवाया है, एंड देन लॉसेज अकाउंट और रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। ठीक है, ये 5 तरह के अकाउंट्स हैं। इसमें आपने देखना है एसेट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है और लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, यानी इन दोनों में अगर इंक्रीज होता है तो एंट्री इनके डेबिट साइड में जाएगी। वहीं ये जो 3 अकाउंट है, लायबिलिटीज अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इनमें अगर इंक्रीज होता है तो एंट्री क्रेडिट साइड में होगी। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम करते हैं डबल एंट्री सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम के बारे में। अमेरिकन सिस्टम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डबल एंट्री सिस्टम देखो ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, साइंटिफिक है और कंप्लीट सिस्टम है। अभी हम सिंगल एंट्री सिस्टम अगर पढ़ेंगे तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम है। क्यों है कंप्लीट, ये जब हम सिंगल एंट्री करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत अगर आप देखो तो 1494 के अंदर लुका पैसियोली, जिनको कि हम फादर ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी थी। उस बुक को बाद में वो इटली के थे तो उन्होंने इटालियन में ये बुक लिखी थी। बाद में ये बुक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाती है यूज ओल्ड कासल के द्वारा। ये पब्लिशिंग हाउस है 1544 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक कंप्लीट बुक जो नई बुक आई डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, उस बुक का नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये बुक लिखी थी एडवर्ड जोन्स ने 1785 में। इस बुक में पहली बार सेल्स बुक, परचेज बुक, ट्रायल बैलेंस, इसका जिक्र पहली बार इस बुक में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत वैसे तो हम मानते हैं लुका पैसियोली ने की थी, जो इटली के रहने वाले थे और जिनको हम फादर ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से जानते हैं। बट बाद में क्या हुआ, जो बुक इन्होंने लिखी थी वो बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई 1544 में। और जो मॉडर्न सिस्टम है, देखो इस सिस्टम से जो लुका पैसियोली ने इंट्रोड्यूस किया था उससे हमने काफ़ी कुछ चेंज करके फिर ये एडवर्ड जोन्स ने सिस्टम दिया। इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नाम से इन्होंने बुक लिखी, जिसमें इन्होंने इस सिस्टम को मतलब इस सिस्टम को डिस्क्राइब किया और इसके अंदर इन्होंने बात की सेल्स बुक की, परचेज बुक की, ट्रायल बैलेंस की, जो हम आज के टाइम में देखते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब डबल एंट्री सिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल एस्पेक्ट दोनों ही रिकॉर्ड होते हैं। तो अभी हम डबल एंट्री सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखेंगे, तब हम देखेंगे कि कैसे दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं। और इस सिस्टम के अंदर क्या आप ट्रायल बैलेंस निकाल सकते हो। ट्रायल बैलेंस आप कभी भी बनाओ, उसका बैलेंस जो है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए अगर आपने सही से एंट्रीज पास की हैं तो। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हम किस लिए बनाते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। और ट्रायल बैलेंस आप कभी भी बना सकते हो, हमेशा उसका बैलेंस इक्वल आना चाहिए अगर आपने सही से एंट्री पास की है तो। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड टैली करती है। क्यों टैली करती है, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, यानी अगर एक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो दूसरे को उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट भी कर रहे हैं। तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस जो है वो इक्वल रहना चाहिए। फाइन, अब देखो जो अकाउंट्स क्लासिफाई किए जाते हैं ब्रिटिश सिस्टम में या डबल एंट्री सिस्टम में, वो कैसे होते हैं। तो 2 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के आगे फिर 2 पार्ट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि 3 तरह के अकाउंट्स आपके पास है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो ये बनेगा कि पर्सनल अकाउंट में कौन सी आइटम्स आती हैं। जैसे वो आपको पर्टिकुलर आइटम दे देगा कि बैंक अकाउंट है, बताओ ये किस में आएगा, पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा। रियल अकाउंट में कौन से आइटम्स आएंगे, नॉमिनल में कौन से आएंगे, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इनके क्या रूल्स हैं, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जो रूल्स हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा चांसेस जो आने के वो ये है कि आपको एक अकाउंट दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा अकाउंट है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपको कोई भी अकाउंट दिया हुआ है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है।
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज हमने बेसिक कवर कर लिया है कि डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक मीनिंग क्या होता है। इसके अलावा हमने मॉडर्न सिस्टम देखा, अमेरिकन सिस्टम देखा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां हम नेचर ऑफ अकाउंट्स और इनके जो रूल्स हैं तीनों के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के, वो कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।